हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो कृषि है उस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि कैसे होती है और क्या क्या उसमें डाटा जो है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज तक का जो अपडेट्स है वे सारे अपडेट्स को मैंने इसमें शामिल किया है। मेरे हिसाब से इस वर्ष जो है आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उसमें इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही डाटा आपको काम आने वाला है। इसमें कृषि संगणना रिपोर्ट 2015-16 और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और 20-21 के कुछ आंकड़े मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको पूरा डिटेल कृषि का मिल जाएगा दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप एडीओ का दें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का दें, या किसी भी लेवल का आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम दें, प्यून का दें, पीएससी दें, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो पूरा देखें और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने RRR मूवी देखी होगी। ठीक है, तो हमको इतनी मेहनत करनी है, आपने उसमें रामचंद्र का रोल देखा है। उसका एक डायलॉग है दोस्तों, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या कि जब उसको मारकर जमीन के नीचे वाले जेल में डाल दिया जाता है, तब वो एक डायलॉग बोलता है कि अगर जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी है तब तक मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहूंगा। तो यही जज्बा दोस्तों आप लोगों को रखना है और उतने ही लगन से, उतने ही मेहनत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के लिए जुनून बहुत ज़्यादा जरूरी है और जुनूनी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े जिसको मैं चर्चा में ले रहा हूं, तो ये तो आप सभी जानते होंगे। स्टार्टिंग के जो है वो पेज में किसी भी बुक्स के आपको मिल जाते हैं, लेकिन इससे भी डायरेक्ट रूप से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कृषि कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कृषि के संबंध में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कृषि होता क्या है। तो आप देखे होंगे दोस्तों, मानव जो है वो प्राचीन समय से ही सबसे पहले उसको भोजन की आवश्यकता हुई। उसके बाद जब आगे बढ़ते गया, उद्योग धंधे स्थापित करते गया, कच्चे माल की आवश्यकता हुई, तो भोजन के लिए या कच्चे माल के लिए उसने क्या किया, जमीन में बीज डालकर उसको अंकुरित करना, उसमें खाद देना, उसमें पानी से सींचना, ये प्रक्रिया प्रारंभ की और उससे खाद्यान्न उत्पन्न किया और उससे जो है वो उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल भी उत्पन्न किए। तो वो जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बीज लगाकर उसमें जो है वो पौधे या पेड़ अंकुरित करके उससे पैदावार लेना, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन यदि आप मेंस लिखने वाले हैं तो आपके लिए ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कृषि मुख्य रूप से जो है वो लोगों द्वारा की जाती है, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। प्रदेश की 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर दोस्तों आश्रित है। ठीक है, अब यहाँ पर 80%, ये डाटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा गया दोस्तों, कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। ये एज इट इज कथन कारण में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ की कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिए या जो है वो उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में, दोनों है दोस्तों। आजीविका प्रधान है, जीने के लिए जो प्रधान है वो हमारा कृषि पर ही निर्भर है, चाहे भोजन के लिए हो चाहे व्यवसाय के लिए हो। यहाँ पर 90% से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें खाद्यान्न फसल की, तो खाद्यान्न फसल क्या होता है दोस्तों, आगे मैं चर्चा में लेने वाला हूँ कौन कौन से फसल जो है वो खाद्यान्न फसल कहलाएंगे। एक तो अनाज है, अनाजे जो है जैसे आपका हो गया धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, ये सभी अनाज जो है वो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दलहन, उड़द, मूंग,
है ना, अरहर, ये सभी जो है दोस्तों वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, खाद्यान्न फसल की। लेकिन आगे हम लोग प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं कि कब, जब वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा तो खाद्यान्न फसल हमको किस अनुसार से उसको सेलेक्ट करना है, आगे मैं बताऊंगा। तो 90% जनसंख्या यहाँ पर ध्यान देंगे किस पर, कृषि भूमि पर जो है वो 90% से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ की कृषि खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, जाहिर सी बात है 90% में बोई जाती है तो प्रधान ही होगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसल उगाई जाती है। अगर जलवायु की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो फसल को 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ फसल, एक रबी फसल और एक जायद फसल। खरीफ फसल जो होता है मानसून के साथ जो बोया जाता है, मानसून के साथ जिसकी कृषि की जाती है, जिस फसल को बोया जाता है वे खरीफ फसल कहलाते हैं। और शीत ऋतु में जो बोया जाता है रबी फसल कहलाता है, और जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है दोनों के बीच में वे जायद फसलें कहलाती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर खरीफ और रबी ज़्यादा जो है दोस्तों बोया जाता है, जायद फसलों की यहाँ पर ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, उत्पादकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। बात करें राज्य के प्रमुख खाद्यान्न फसल की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धान होगा, ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है, आप सभी को पता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की भौतिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता धान के लिए, और जो मिट्टी है धान के लिए सूटेबल है दोस्तों, उपयोगी है। चाहे काली मिट्टी लें, चाहे लाल पीली मिट्टी लें, डोरसा मिट्टी लें, ये सभी धान के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए दोस्तों ये क्या है, धान पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं और ये राज्य का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके बाद देखें प्रमुख तिलहन फसल, तो सोयाबीन यहाँ का प्रमुख तिलहन फसल है। तिलहन फसल जिससे तेल निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और प्रमुख दलहन फसल की बात करें तो चना है। प्रमुख दलहन फसल कौन सा है, चना, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे, प्रमुख खाद्यान्न फसल धान, तिलहन फसल सोयाबीन और प्रमुख दलहन फसल चना। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आप ये सभी पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम लिंक में आपको मिलेगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करके रखेंगे, उसमें पूरी तैयारी हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो ये नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम कृषि बजट दोस्तों 2012 और 13 में प्रस्तुत किया गया। ये प्रथम और पृथक से, प्रथम और पृथक, ठीक है, याद रखेंगे। पहली बार जो है वो पृथक रूप से कृषि के लिए जो है बजट पेश किया गया था 2012-13 में। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी इसमें से आपको ध्यान रखना है, एक एक लाइन से प्रश्न बने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं कृषि संगणना की रिपोर्ट पर चर्चा करूंगा तो देखेंगे। हाँ, ये कुछ डाइवर्सन है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। खाद्यान्न फसल क्या है और दलहन, तिलहन, नकदी। देखिए, प्रमुख फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसल में ये सब आएगा दोस्तों, लेकिन अगर इसके उपयोगिता के आधार पर डाइवर्सन की बात करेंगे तो खाद्यान्न फसल में अनाज वाले और दलहन वाले दोनों फसल आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग दलहन को करके दिखाया गया है, तो आप इसको भी समझते हुए चलेंगे। खाद्यान्न फसल जैसे देखिए, धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, कोदो है, कुटकी है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, ये सब किस में आते हैं, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। दलहन फसल जो दाल के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे चना, उड़द, अरहर, मूंग, तिवरा, जिसको लाख, जो लाख एक गोंद भी होता है दोस्तों, जो पेंटिंग में चूड़ी बनाने में काम आता है, वनोपज के रूप में उसका जो है वो संग्रहण हो रहा है। और लाख जो तिवरा को भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मटर, मसूर आदि, ये सभी किस में आएगा, दलहन फसल में आएगा, ठीक है। बात करें तिलहन फसल में तो तिल है, राम तिल है, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी, इन सभी जो है वो तिलहन फसल से तेल निकालने का काम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तिलहन फसल। नकदी फसलों की बात करें तो अदरक है, मिर्ची है, धनिया, मसाले, फल, औषधि पौधे, उद्यानिकी फसलें और गन्ना। तो हमारे यहाँ नकदी फसलें बहुत कम होती हैं, अदरक, मिर्च, धनिया वगैरह कुछ होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। मसाले तो नहीं होते, फल भी कुछ होते हैं और उद्यानिकी फसलें
भी कुछ कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं, और गन्ना बहुत सारा यहाँ पर अब बोया जाने लगा है। देखेंगे एक एक करके ये सारी क्या है, ये सारे डाइवर्सन आप लोग याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम लिंक में PDF के रूप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए बात करें छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश की। तो छत्तीसगढ़ का जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसको 3 भागों में बांटा गया। जलवायु प्रदेश से तात्पर्य दोस्तों यहाँ का जो बनावट है, भौतिकी बनावट है, उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो कहीं पर उच्चावच स्थिति है, कहीं पर मैदानी स्थिति है, और जहां आप जलवायु, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जलवायु को पृथ्वी की उच्चावच आकृति प्रभावित करती है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो उसी के आधार पर जो है ये कृषि जलवायु को भी बांटा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ पर कुल बोए गए क्षेत्र का 33% भाग आता है। छत्तीसगढ़ का उत्तर का एरिया आप ध्यान रखेंगे तो उत्तर में दोस्तों आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार आ जाएगा। उत्तर में क्या आ जाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और आएगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, और आएगा आपका सरगुजा बेसिन, या कह लीजिए जसपुर सामरी पाट वाला, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, और इसमें 33% जो है वो पूरे कुल बोए गए क्षेत्र का 33% भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक और आता है दोस्तों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत करता है। तो ये दोनों क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ लगभग अपन, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, हमारे पास 10 लाख हेक्टेयर भूमि है जहाँ पर हम लोग कृषि करते हैं। ठीक है, अब इस 10 लाख हेक्टेयर में हम लोग वर्षा ऋतु में जो कृषि करते हैं ये पूरे 10 लाख हेक्टेयर में करते हैं। तो ये जो है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है दोस्तों। क्या है, शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र देखो जिसको बोलते हैं। और यहीं पर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था जो है वो 2 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर में है, तो इसको दुफसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुफसली, इसको ध्यान में रखेंगे। और इन दोनों को मिलाकर जो होता है 12 लाख हेक्टेयर, ये कहलाता है शुद्ध कुल बोया गया क्षेत्र। क्योंकि हम लोगों ने एक कृषि वर्ष में, आप ये भी ध्यान रखेंगे, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष का तात्पर्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक कृषि वर्ष जो है वो दोस्तों आपका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, और ये जो डाटा की बात की जा रही है वो है 30 जून तक। ठीक है, इस कृषि वर्ष में हम लोग ये दोनों फसल लेते हैं, इसीलिए पूरा टोटल कितना कहलाता है, ये कुल बोया गया क्षेत्र। तो आप ध्यान रखेंगे कुल बोए गए क्षेत्र का 33% भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये 33% भाग क्योंकि पहाड़ी एरिया है, आप जानते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो सीढ़ी धरातल नुमा उसकी आकृति है, तो वहाँ पर फसल कम होती है, 33% फसल ली जाती है। कुल बोए गए क्षेत्र का 33% भाग इसके अंतर्गत आता है, आप ध्यान रखेंगे। पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, अब बलरामपुर लें, कोरिया लें, सूरजपुर लें, सरगुजा लें, जसपुर लें, ये सारा जो है इसके अंतर्गत आता है। दूसरी बात करें दोस्तों मध्यवर्ती मैदान की या महानदी बेसिन की, तो यहाँ पर कुल बोए गए क्षेत्र का 50% भाग आता है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, मिट्टी अच्छी है, फसल भी अच्छी होती है, और कुल बोए गए क्षेत्र का 50% भाग इसके अंतर्गत आता है। पूरा बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के लगभग पूरे एरिया इसके अंतर्गत शामिल हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें बस्तर का पठार, तो बस्तर या दंडकारण्य का पठार में इसमें कुल बोए गए क्षेत्र का 17% भाग आता है दोस्तों, 17% भाग। तो टोटल 100%। नीचे आप जानते हैं बस्तर का पठार भी उच्चावच स्थिति है, और वहाँ मिट्टी भी जो है वो दोस्तों जो है कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी है, और कम रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी है, तो उसमें कम जो है वो फसल ली जाती है, मोटे अनाज जो है वहाँ पर पैदावार होता है। तो ये बस्तर का पठार भी दोस्तों 17% भाग कुल बोए गए क्षेत्र का इसके अंतर्गत आता है, और पूरा बस्तर संभाग इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले। ठीक, तो ये आप चार्ट बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मैंने अभी बताया था जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, एक खरीफ, एक रबी फसल और एक जायद फसल।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे समय, कब से कब तक का समय, तो 15 जून से लगाकर 15 अक्टूबर तक का समय जो है जिस फसल को लिया जाता है, जून से लगाकर अक्टूबर तक जिस फसल को लिया जाता है वो खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, आप जानते ही 15 जून को मानसून आता है, और शीत ऋतु के प्रारंभ तक, अक्टूबर में ठंडी चालू होती है तो ठंडी के प्रारंभ तक, शीत ऋतु के प्रारंभ तक जो फसल ली जाती है दोस्तों वो कहलाता है खरीफ फसल। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से है धान का पैदावार होता है, ठीक है। और अन्य फसलें भी बोई जाती, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन, मूंगफली आदि जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित फसलों में कौन सा रबी का फसल है, कौन सा खरीफ का फसल है। तो छत्तीसगढ़ में जो फसलें ली जाती है उसके हिसाब से मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, एक एक क्या आधे आधे नंबर में जो है मेरिट डिसाइड होता है, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। बात करें रबी की फसल की तो 15 अक्टूबर से 15 फरवरी, यही बताया, शीत ऋतु के बीच में जो बोई जाती है रबी की फसल है। शीत ऋतु के प्रारंभ से लगाकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक इसे बोया जाता है और काट लिया जाता है। मुख्य फसल इसके अंतर्गत आती है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, सूरजमुखी और अलसी, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं रबी फसल के, ठीक है। बात करें जायद फसलों की तो जायद फसल जो है वो 15 फरवरी से 15 जून तक जो है वो ली जाती है, जो गर्मी का पीरियड रहता है या खरीफ और रबी के बीच का जो समय रहता है, इन दोनों के समय के बीच में इसकी फसल जायद फसल ली जाती है। ग्रीष्म ऋतु जब प्रारंभ होती है फरवरी के बाद से, और वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक जो है वो ली जाती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि जो है वो हमारे यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत जायद मात्रा में ये फसल नहीं ली जाती है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आगे है हमारा उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये जितने चार्ट है दोस्तों व्यापम का और पीएससी का फेवरेट चार्ट है। आप अभी अभी क्वेश्चन देखेंगे, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये डाटा वाले क्वेश्चन वहां पर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया खाद्यान्न फसल, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, खाद्यान्न फसल और अखाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल जिसका हम लोग डायरेक्टली खाने के रूप में यूज करते हैं तो उसमें आता है, मैंने आपको पहले कहा था कि आप इस हिसाब से देखेंगे कि पूछा किस आधार पर जा रहा है। देखिए उपयोग के आधार पर पूछा गया, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रमुख फसलें, सिर्फ उपयोग के आधार पर ना पूछे, प्रमुख फसलें पूछे तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पर खाद्यान्न और दलहन अलग अलग दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत अनाज और दलहन दोनों को लिया गया है। तो यहाँ बहुत बारीकी से प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों आप उत्तर लगाएंगे। अगर खाद्यान्न फसलों में बात करें तो अनाज में भी खरीफ और रबी की फसल की बात करें तो खरीफ में है दोस्तों धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी, ये सभी क्या है, खाद्यान्न फसल हैं, अनाज के खरीफ में बोई जाने वाली फसलें हैं। और वहीं अनाज में ही बात करें रबी में बोई जाने वाली फसलें तो गेहूं और जौ, ये दो आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें दलहन में खरीफ जो है उसमें खरीफ फसल जो बोई जाती है, खरीफ फसल जो बोई जाती है, ये फा है दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल और रबी की फसल। तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे, माइनर मिस्टेक है, ब हो गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए तो ये खरीफ की फसल जो है वो उड़द है, मूंग है और अरहर है, ठीक। वहीं बात करें रबी की फसलों में तो ये चना, मटर और तिवरा, दलहन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सभी दाल वाली जो है वो फसलें हैं, खरीफ में बोई जाने वाली उड़द की है, मूंग की है, अरहर की है और रबी की है चना, मटर, तिवरा। तिवरा आप खाते हो दोस्तों, खेत में जब धान बोया जाता है उसके जस्ट बाद तिवरा बोया जाता है, और तिवरा तो बहुत फेवरेट है। आप तिवरा का बटकर और तिवरा भाजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और चना यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सभी आप लोग बड़े चाव से खाते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अखाद्यान्न फसल की बात करें तो तिलहन में अगर खरीफ फसल में देखें दोस्तों तो तिल आ जाएगा, राम तिल, सोयाबीन और मूंगफली।
ठीक है, तिल, राम तिल, सोयाबीन और मूंगफली। और वहीं रबी की फसल की बात करें, रबी में तिलहन फसल तो सरसों, तूरिया, सूरजमुखी, अलसी, ये सभी जो हैं वो रबी में बोई जाने वाली तिलहन फसलें हैं जो अखाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। वही बात करें हम लोग वाणिज्यिक फसल की, तो वाणिज्यिक फसल खरीफ वर्ष में बोई जाती है जूट, कपास, गन्ना, और रबी में बोई जाती है तरबूज, खरबूज और ककड़ी। तो यहाँ पर जूट और कपास बहुत कम मात्रा में होता है, गन्ना अभी ज़्यादा बोया जाने लगा है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, चार्ट को मस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा इसमें से फ़ायदा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कृषि संगणना रिपोर्ट। मैंने बताया अभी तक के अपडेट्स जो लेंगे, 5-5 साल में कृषि जनगणना या संगणना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 2015-16 की रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत की गई थी, और इसके बाद जो होगा वो होगा 21-22, और 21-22 का रिपोर्ट फिर आने में टाइम लगेगा। तो ये इसी रिपोर्ट के आधार पर ही आपके आंसर लेने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र, मैंने अभी बताया कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। आप वर्षा ऋतु में जितने भूमि पर फसल ली गई और सिंचाई सुविधा के माध्यम से वर्षा ऋतु के बाद जितनी भूमि पर फसल ली गई, दोनों का योग जो है वो कुल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अभी जो वर्तमान में है ये 49.92 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो 49.92 लाख हेक्टेयर है। मैंने दोस्तों अभी बताया कुल बोया गया क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, एक तो वर्षा ऋतु में जितने क्षेत्र पर सिंचाई, जितने क्षेत्र को बोया गया, जैसे 10 लाख हेक्टेयर है तो 10 लाख को बोया गया, और उसके बाद शीत ऋतु में जितना भी फसल लिया गया शीत में, ठीक है, जैसे इसमें से 4 लाख हेक्टेयर में फसल लिया गया तो 14 लाख हेक्टेयर जो है वो क्या है हमारे पास कुल बोया गया क्षेत्र। तो इसको काउंट किया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, वर्षा में कितना बोया गया और शीत में कितना बोया गया, उसके बाद सिंचाई पद्धति विकसित करने के बाद कितने भूमि पर फसल ली गई। तो प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, 49.92 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश के कृषक परिवार, प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या, मतलब कितने कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसको ध्यान रखेंगे, 40.11 लाख जो है वो दोस्तों कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में। बात करें औसत जोत का आकार, औसत जोत का आकार तो ये 1.24 हेक्टेयर है। औसत जोत का आकार मतलब दोस्तों एक एक किसान के पास तो बराबर भूमि नहीं है, तो सभी किसानों के पास जितनी भूमि है, जितना लाख हेक्टेयर कुल बोया गया क्षेत्र है, तो प्रत्येक किसान जो है वो कितने लाख हेक्टेयर पर वो जो है वो कृषि करता है, एक औसत निकाला जाता है कि प्रत्येक लाख जो किसान परिवार है वो कितने लाख हेक्टेयर पर जो है वो कृषि करता है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, 49.92 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 40.11 से तो आपका ये आ जाएगा। तो प्रत्येक किसान का जो है औसत कृषि एरिया है या कुल बोया गया क्षेत्र है या औसत जोत का आकार है वो है 1.24 लाख हेक्टेयर, नहीं 1.24 हेक्टेयर, लाख नहीं होगा, 1.24 हेक्टेयर होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जोत के आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण, देखिए जोत के आकार के आधार पर कैसे, यहाँ पर सीमांत कृषक, लघु कृषक, जो कितने कृषक के पास कितने खेत हैं, कितना कम खेत है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, कम है, उसके आधार पर दोस्तों कृषकों का वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो ये कैसे है आप देखिए, तो इसको 5 भागों में बांटा गया। पहला है सीमांत कृषक। सीमांत कृषक के अंतर्गत कौन आता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से क्या हो, कम खेती की जमीन हो, कितना, 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार, मतलब जो है वो खेत की जमीन 1 हेक्टेयर से कम है खेती करने का, कृषि करने का, तो वो सीमांत कृषक की श्रेणी में आता है। वहीं बात करें लघु कृषक की दोस्तों, तो जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का खेत है वो किस में आएगा, लघु कृषक की श्रेणी में आएगा। और बात करें मध्यम, अर्ध मध्यम कृषक, मध्यम नहीं अर्ध मध्यम कृषक, तो जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक का खेत है वो
अर्ध मध्यम कृषक की श्रेणी में आएगा। और मध्यम कृषक की बात करें तो जिसके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक कृषक जोत का आकार है या खेती की जमीन है, उसका दोस्तों मध्यम कृषक की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और वहीं बात करें वृहद कृषक की तो 10 हेक्टेयर से अधिक की जमीन वाले जो हैं वो वृहद या बड़े किसान के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से 82% जनसंख्या, वेरी IMP, इनमें से 82% जनसंख्या लघु और सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं। केवल लघु और सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं। कितनी जनता आती है लगभग दोस्तों? तो ये 82% जनता जो है वो लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी में आती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र व उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP लगा लीजिए, ठीक है, वेरी IMP। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, इस चार्ट में से प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग अनाज, सबसे पहले देखेंगे अनाज में, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर कृषि वर्ष 2020-21 की बात की जा रही है। मैं कृषि वर्ष क्या होता है इसके संबंध में आप लोग से चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। अब ये कृषि वर्ष जो है वो अनाज का वर्गीकरण कृषि वर्ष 2020-21 का जो है वो डाटा, लेटेस्ट डाटा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पहला है फसल देखेंगे और क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में। 1000 हेक्टेयर में हम लोग बात करें अनाज में तो यहाँ पर धान है दोस्तों, और धान का जो कितने क्षेत्रफल में बोया गया था तो 4339 लगभग 1000 हेक्टेयर में बोया गया था, ठीक है। आप ये डाटा अगर ज्यादा याद नहीं रख सकेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रम कई बार पूछा गया, ये क्रम आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। क्रम को जो है वो कई बार पूछा गया है। तो पहले पोजीशन पर है धान, इसका तो कम से कम ये डाटा आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसका ये वाला जो है वो डाटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक। पहले नंबर पर है धान, दूसरे नंबर पर है गेहूं 167 हजार हेक्टेयर में, उसके बाद है मक्का 147 हजार हेक्टेयर में, उसके बाद है कोदो कुटकी 41 हजार हेक्टेयर में, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर कितने क्षेत्रफल में बोया गया था उसके आधार पर ये वर्गीकरण है। अब बात करें उत्पादन के आधार पर, तो उत्पादन के आधार पर देखें दोस्तों तो सबसे पहले आता है धान। तो कितना उत्पादन हुआ, ये भी कृषि वर्ष 2020-21 की ही बात कर रहे हैं। 13,874, ये होगा 1000 टन में, उत्पादन जो है वो 1000 टन में। तो 13,874 हजार टन जो है वो दोस्तों धान का उत्पादन हुआ है कृषि वर्ष 2020-21 में। पहले पोजीशन पर चाहे क्षेत्रफल में बात करें चाहे उत्पादन के आधार पर बात करें, धान ही हैं। उसके बाद अगर देखें उत्पादन के आधार पर सेकंड पोजीशन में देखें दोस्तों तो सेकंड पोजीशन में हमारा आ जाता है मक्का। यहाँ पर क्षेत्रफल, बोए गए क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो गेहूं है, लेकिन उत्पादन के आधार पर बात करेंगे तो मक्का हो जाएगा। 522.76 हजार टन में इसका उत्पादन हुआ है। वही बात करें हम लोग गेहूं की, तो गेहूं देखिए 259.57 हजार हेक्टेयर में उत्पादन हुआ है। और कोदो कुटकी की बात करें दोस्तों तो 20 हजार टन में उत्पादन हुआ है। आप ये डाटा ना याद करें चलेगा, लेकिन आप ये पहले वाले का डाटा बिल्कुल याद रखिएगा और क्रम याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल में देखिए धान और गेहूं, मक्का, कोदो कुटकी, आप लास्ट पोजीशन को याद रखिए, धान और कोदो कुटकी। यहाँ पर धान और कोदो कुटकी, यहाँ पर गेहूं मक्का है क्षेत्रफल में, और इसी को उलट देंगे तो मक्का गेहूं हो जाएगा किसमें, उत्पादन में। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है और पूछा जाता ही है, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट ना करें दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और आपका PDF जो है वो मिलेगा टेलीग्राम में, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोए गए क्षेत्र व उत्पादन के आधार पर दलहन का वर्गीकरण देखेंगे उसी कृषि वर्ष में 2020-21 में, जो दालें हैं उसके संबंध में। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे पहले पोजीशन पर है दोस्तों चना।
चना जो है वो 314,000 हेक्टेयर लगभग में बोया गया था, पहले पोजीशन पर है। दलहन फसलों की बात करेंगे तो बहुत बारीकी से इसको समझना है। उसके बाद है दोस्तों लाख, कौन सा है लाख, 171,000 हेक्टेयर में। उसके बाद उड़द है 76,000 हेक्टेयर में। उसके बाद तुअर है 39,000 हेक्टेयर में। चना, फिर लाख, फिर उड़द, फिर तुअर। ध्यान रखेंगे, चना, लाख, उड़द, तुअर, चना, लाख, उड़द, तुअर, याद रखिएगा, क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उत्पादन में देखेंगे तो उत्पादन में भी सेम है दोस्तों, चना, लाख, उड़द, तुअर। ठीक है, तो दलहन का चाहे क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे वर्गीकरण, तो चना प्रथम नंबर पर, लाख दूसरे नंबर पर, उड़द तीसरे नंबर पर और तुअर चौथे नंबर पर, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे उत्पादन हो। चना का उत्पादन कितना हुआ है दोस्तों, तो 258,000 टन में चना का उत्पादन हुआ है। सेकंड पोजीशन में है लाख, लाख का देखें तो 121,000 टन में उत्पादन हुआ है। वहीं बात करें उड़द की तो 28 जो है वो 1000 टन में इसका उत्पादन हुआ है और तुअर का हुआ है 23,000 टन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनाज और दलहन का। अब देखेंगे हम लोग खाद्यान्न का, प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र में खाद्यान्न का। खाद्यान्न मतलब दोनों दोस्तों हम चना सॉरी अनाज और दलहन दोनों को लेकर चल रहे हैं। अब देखिएगा, दोनों के लेकर चलेंगे तो थोड़ी सी पोजीशन अलग हो जाती है। देखेंगे खाद्यान्न का अगर अनाज का पूछता है तो आप वो वाला आंकड़ा लेंगे जो हम लोग पढ़े थे। केवल अनाज का पूछेगा तो ये वाला आंकड़ा लेना है। केवल दलहन का पूछेगा तो ये वाला आंकड़ा लेना है। और केवल आपका पूछेगा खाद्यान्न, खाद्यान्न दोनों को मिलाकर पूछेगा तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है। खाद्यान्न में भी लेकिन प्रथम स्थान पर धान ही रहेगा और उत्पादन में भी धान ही रहेगा। क्षेत्रफल की बात करें, धान बोया गया था कितना, 4,339,000 हेक्टेयर में बोया गया था धान। और उसके बाद जो है वो क्षेत्रफल में देखेंगे, चना है 314,000 हेक्टेयर में, फिर लाख है 171,000 हेक्टेयर में, फिर तुअर है 39,000 हेक्टेयर में लगभग। ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें दोस्तों 2020-21 के कृषि वर्ष की, तो सबसे प्रथम पोजीशन पर है उत्पादन के आधार पर खाद्यान्न में तो धान ही रहेगा 13,874,000 टन में। उसके बाद आ जाएगा मक्का 522,000 टन में, फिर आ जाएगा गेहूं 259,000 टन में और चौथे नंबर पर है चना 258,000 टन में। तो यहाँ पर पोजीशन अलग है, धान प्रथम नंबर पर, उसके बाद चना, उसके बाद लाख, उसके बाद तुअर है क्षेत्रफल के आधार पर, और उत्पादन के आधार पर है धान, मक्का, गेहूं, चना। ठीक है, तो ये क्रम को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और ये बहुत जरूरी भी है। आगे बात करेंगे तिलहन फसल का वर्गीकरण। तिलहन का जो है उत्पादन कम होता है लेकिन कई बार इसका वर्गीकरण पूछ दिया जाता है। ये डाटा दोस्तों मैंने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से लिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा जो है वो कृषि वर्ष 2020-21 का नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो है डाटा मैंने लिया है, क्योंकि उसमें मुझे इससे संबंध में जानकारी नहीं मिली थी तो मैं इसको लिया हूं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करें तो सोयाबीन सबसे प्रथम नंबर पर है और बोए गए क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाने वाला जो तिलहन है सोयाबीन, फिर राम तिल, फिर राई सरसों, फिर है मूंगफली। ध्यान रखेंगे, सोयाबीन, राम तिल, राई सरसों, मूंगफली। वहीं उत्पादन के आधार पर अगर इसका क्रम देखें तिलहन का तो सोयाबीन, मूंगफली, राई सरसों और राम तिल, तो ये दोनों क्रम अलग अलग हैं। दोनों में प्रथम नंबर पर सोयाबीन है और उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर राम तिल है और इसके आधार पर राई सरसों दोनों में तीसरे पोजीशन पर है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ मूंगफली जो है वो इधर आ गई है सेकंड पोजीशन पर और राम तिल जो है इधर सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के आप याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आराम से, एक बार फिर से मैं बता दूं इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें
तो देखिए सोयाबीन फर्स्ट पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर राई सरसों दोनों जगह है, ठीक है। अब राम तिल जो सेकंड में था वो फोर्थ में चले गया और मूंगफली यहाँ फोर्थ में था वो सेकंड में चले गया। बस इतना ही अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर और उत्पादन के आधार पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक फसल उत्पादक जिले, ये कृषि वर्ष 2020-21 का है। कौन से जिले में कौन से फसल का उत्पादन जो है वो ज्यादा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे धान, इस बार आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि लीग से हटकर जो है वो कुछ डाटा आए हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। धान का जो है सर्वाधिक उत्पादन हुआ है बालोद जिले में, और उसके बाद हुआ है दोस्तों आपका राजनांदगांव में, और उसके बाद है बलौदा बाजार में, ठीक है। तो 3 क्रमशः उत्पादक जिले याद रखेंगे। धान प्रथम नंबर पर है बालोद, सेकंड नंबर पर है राजनांदगांव, और नेक्स्ट है बलौदा बाजार। वहीं पर बात करें मक्का की, तो सर्वप्रथम है बलरामपुर, उसके बाद है कोंडागांव, और उसके बाद है बस्तर, ठीक है। मक्का की अगर बात करेंगे गेहूं की दोस्तों, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है बेमेतरा में, उसके बाद राजनांदगांव में, और उसके बाद दुर्ग में, ठीक है। बात करें कोदो कुटकी की, तो पहले बस्तर में, फिर दंतेवाड़ा में, और उसके बाद है दोस्तों कबीरधाम में, ठीक है। रागी की बात करें तो रागी सबसे ज्यादा कोंडागांव, उसके बाद बस्तर, और उसके बाद कांकेर में, ठीक है। तो ये 3 क्रमशः जिले आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, आप फर्स्ट को भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको निकालना ही है, डू और डाई सिचुएशन है आपके पास, आपको ये निकालना ही है और कोई चारा नहीं है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करके दिखाना है और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़नी है, पूरे समाज को और पूरे देश को, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे प्रदेश को आप ये बताना चाहते हैं कि आप में अगर क्षमता है और आप करके दिखाना चाहते हैं, तो आप इनको याद जरूर रखेंगे। 3 जिलों को क्रमशः कौन कौन से थे ये याद रखिए। आप एक भी चीज आप ऐसा मिस नहीं कर सकते जहां से आपके 5 नंबर या 2 नंबर कम हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। बालोद धान के उत्पादन के प्रथम, मक्का में है बलरामपुर, गेहूं में है बेमेतरा, कोदो कुटकी में है बस्तर, और रागी में है दोस्तों कोंडागांव। बाकी आप ये तीनों जिलों को याद रखें, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने बात की अनाज के आधार पर, बात करेंगे अब दलहन के आधार पर। दलहन में देखिए दोस्तों चना, तो चना सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? राजनांदगांव में, फिर बेमेतरा में, और उसके बाद कबीरधाम में, ठीक है। चना सबसे ज़्यादा राजनांदगांव, फिर बेमेतरा, फिर कबीरधाम। लाख की बात करें, लाख मतलब तिवरा, मैंने पहले बताया लाख एक वनोपज भी है जो गोंद जैसा रहता है, गोंद बनता है बेर के पेड़ में और कई सारे पेड़ में जो है वो मिलता है दोस्तों। तो ये तिवरा की बात कर रहे हैं अपन, लाख मतलब तिवरा। मुंगेली में सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? लाख मुंगेली, उसके बाद बेमेतरा, और उसके बाद है राजनांदगांव, ठीक है। सबसे पहले मुंगेली, फिर बेमेतरा, फिर राजनांदगांव। वहीं बात करें उड़द की, तो सबसे ज्यादा हुआ है दोस्तों जसपुर, उसके बाद हुआ है कोंडागांव, और उसके बाद हुआ है रायगढ़। सबसे पहले जसपुर में, फिर कोंडागांव में, फिर रायगढ़ में, ठीक है। ये तीनों जिले आपको याद रखना है उड़द के। उड़द ऊपर में है जसपुर, ठीक है, उसके बाद नीचे बस्तर संभाग में कोंडागांव, और उसके बाद जसपुर के ठीक नीचे रायगढ़। तुअर की बात करें तो सबसे ज्यादा जसपुर, फिर कबीरधाम, फिर बलरामपुर। तो ये पूरे आप क्रम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दलहन का है, चना, लाख, उड़द और तुअर, और ये तीनों आप याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट आप याद रहना चाहिए प्रथम जो है वो कौन सा जिला है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग तिलहन की। देखिए तिलहन की, तो देखिए सोयाबीन के उत्पादन में सबसे ज्यादा सबसे प्रथम स्थान पर है राजनांदगांव जिला, उसके बाद है कबीरधाम जिला, और उसके बाद है बेमेतरा जिला, ठीक है। वहीं बात करें मूंगफली के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है जसपुर, फिर है सूरजपुर, फिर है रायगढ़, ठीक। तो मूंगफली के उत्पादन में जसपुर को ध्यान रखेंगे। सरसों सबसे ज्यादा बलरामपुर, ठीक है, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद सूरजपुर, तो बलरामपुर को याद रखेंगे सरसों। तिल का उत्पादन में है बलरामपुर, ठीक है, उसके बाद है रायगढ़, उसके बाद है सूरजपुर। तो तिल में सबसे ज्यादा बलरामपुर, सरसों और तिल सबसे ज्यादा किसमें? बलरामपुर में, और मूंगफली और राम तिल ये सबसे ज्यादा किसमें? जसपुर में।
रामतिल जसपुर में, उसके बाद सरगुजा में और उसके बाद है बलरामपुर में। तो ये पूरे तिलहन का दोस्तों हमारा क्रम है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया अनाज का क्रम, दलहन का क्रम और तिलहन का क्रम, कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है। आप पूरा याद नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले ये प्रथम जिलों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है वो आज का कृषि वाला पार्ट, ठीक है। आज हम लोगों ने कृषि के अंतर्गत ये सारे जो है कृषि संगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर जो है वो चर्चा की है। ये दोस्तों बहुत इसमें मेहनत लगा है, आप लोगों को आइडिया होगा अगर आप इस प्रकार के चीज़ें डाटा इकट्ठा करते होंगे तो, पढ़ाई करते होंगे तो ये बहुत मेहनत की गई है दोस्तों इसमें। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं मतलब पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, और दोस्तों आप बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर कर जरूर कर दें और कमेंट्स करें अगर इसमें और कुछ सुधार करनी है या आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं इसे कमेंट जरूर करिएगा, मुझ तक आपकी भावनाएं जरूर पहुंचाइएगा। ये पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे पशुधन, मत्स्य पालन वगैरह, सिंचाई संसाधनों, वो भी लेटेस्ट डाटा से संबंधित सारी चीजें हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर इसको क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोर्स के संबंध में जो जानकारी है नीचे आपके फ्लैश हो रहा है आपका नंबर, उस पर आप नंबर संपर्क करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारी सभी जो है क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों में चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।